हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था फिरोज़ तुगलक के गृह नीति के बारे में। पूरा तो नहीं कर पाए थे, लेकिन उसका जो राजत्व का सिद्धांत किया था, आज हम उसके गृह नीति के अंतर्गत वज़ीर की शक्ति का विकास करेंगे। फिरोज़ का शासन वज़ीर की शक्ति एवं अधिकारों का चरमोत्कर्ष काल था। सुल्तान के बाद केंद्रीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी वही था। फिरोज़ ने ख्वाजा जहां को हटाकर मकबूल को वजीर पद पर नियुक्त किया था। मकबूल एक तेलंग हिंदू था और बाद में वह मुसलमान बन गया था। वह एक अनुभवी एवं निपुण राजनीतिज्ञ था। फिरोज़ को उसमें इतना अधिक विश्वास था कि उसने अपने अधिकांश अधिकार वजीर को सौंप दिए थे। पाठकों को ये कि अब उसने अपने शासन के प्रारंभिक 7 वर्षों में फिरोज़ केवल 13 दिन ही राजधानी में रहा था, फिर भी वजीर की योग्यता से सुचारू रूप में शासन चलता रहा। फिरोज़ की भांति उसका वजीर भी योग्य सेना नायक नहीं था, परंतु प्रशासनिक कार्य में वह कुशल था। उसने स्वामी भक्ति से अपना कार्य किया। यद्यपि धन संबंधी मामलों में उसकी ईमानदारी पर संदेह किया जाता है, उसकी मृत्यु के बाद फिरोज़ ने उसी के पुत्र को अपना वजीर बनाया, जो अपने पिता से भी अधिक योग्य एवं स्वामी भक्त निकला। फिरोज़ के शासनकाल में वजीर को बड़े अधिकारियों की नियुक्ति पदच्युति करने का अधिकार था। दरबार में सुल्तान से सीधी बात करने का अधिकार भी केवल वजीर को ही प्राप्त था और सुल्तान के सिंहासन के निकट ही वजीर की कुर्सी लगाने का विशेष सम्मान दिया गया। वजीर की बढ़ती हुई शक्ति से दूसरे अमीर जलने लगे और उन्होंने फिरोज़ के कान भरने शुरू कर दिया, परंतु फिरोज़ ने अमीरों की बात पर कभी विश्वास नहीं किया। तब अमीरों ने फिरोज़ के पुत्र के साथ मिलकर वजीर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। वजीर के माध्यम से सुल्तान को षड्यंत्र की जानकारी मिल गई और तत्काल विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भयभीत युवराज ने वजीर को मरवा डाला। वजीर की मृत्यु के साथ ही फिरोज़ के शासन का अंत हो गया और सुल्तान की शक्तियां एवं अधिकार युवराज ने हथिया लिया। और यद्यपि फिरोज़ वजीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। राजस्व व्यवस्था, अब हम करते हैं बच्चों उसकी राजस्व व्यवस्था। मोहम्मद तुगलक की उदार दानशीलता, विफल योजनाओं और निरंतर होने वाले विद्रोह के परिणाम स्वरूप दिल्ली का राजकोष लगभग रिक्त हो चुका था और राजस्व व्यवस्था भी शोचनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी। उसको सुधारने की आवश्यकता थी, परंतु फिरोज़ जनता तथा अमीरों एवं सैनिकों को असंतुष्ट किए बिना राजस्व स्थिति को सुधारना चाहता था। उसका मानना था कि मोहम्मद तुगलक के समय में जनता पहले ही बहुत कष्ट उठा चुकी है और उसका विश्वास तथा समर्थन अर्जित करने के लिए कष्टदायक नियम लागू करना उचित नहीं होगा। अतः उसने सुल्तान बनने के बाद उन सभी तकावी ऋणों की वसूली को रद्द कर दिया जो मृत सुल्तान के शासनकाल में जनता को दिए गए थे। इसी प्रकार भूतपूर्व वजीर ख्वाजा जहां द्वारा अपने दावेदार शिशु सुल्तान का पक्ष मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों तथा सैनिकों को धन वितरित किया गया था, उसे पुनः वसूल करने से भी मना कर दिया गया। सत्य यह था कि फिरोज़ ने अनुभव कर लिया था कि इस धन की वसूली अत्यधिक कष्टदायक सिद्ध होगी और उससे उसके प्रति विरोध तथा असंतोष बढ़ेगा। इसलिए उसने ऐसी नीति अपनाई थी। राजस्व विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का विश्वास जीतने के लिए फिरोज़ ने 2 और कदम उठाए। मृत सुल्तान के शासनकाल में जब प्रांतीय अधिकारी अपना हिसाब देने आते थे तो दोषी अधिकारियों पर अनुचित शारीरिक दबाव डाला जाता था। फिरोज़ ने इसे घृणित प्रथा को बंद कर दिया। उसका दूसरा कदम अधिकारियों के वेतन बढ़ाना था। उनकी गतिविधियों की सूचना देने के लिए नियुक्त गुप्तचरों को भी हटा दिया गया। फिरोज़ के चयन में उलेमा वर्ग का भी सहयोग रहा था। फिरोज़ यह भी जानता था कि सामान्य जनता पर अब भी इस वर्ग का गहरा प्रभाव है, अतः उसने उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयास किया। पूर्ववर्ती सुल्तानों के शासनकाल में उलेमाओं के जो भूमि अनुदान समाप्त कर दिए गए थे, फिरोज़ ने उनके उत्तराधिकारियों को वे भूमि अनुदान वापस कर दिए। उस समय के प्रमुख उलेमाओं के भूमि अनुदानों में वृद्धि की गई तथा जिनके पास कोई भूमि नहीं थी उन्हें भूमि अनुदान में दी गई। इससे उलेमा वर्ग फिरोज़ का घोर समर्थक बन गया। यद्यपि फिरोज़ ने अपनी उदारता से सम्मान तथा लोकप्रियता प्राप्त कर ली, परंतु राज्य के आर्थिक हित की दृष्टि से उपर्युक्त सभी कार्य हानिप्रद ही रहे। अब फिरोज़ ने अपनी आय व्यय को संतुलित बनाने की तरफ ध्यान दिया ताकि सल्तनत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं विश्वसनीय बनाया जा सके।
उसने ख्वाजा हाशिमुद्दीन को आदेश दिया कि वह संपूर्ण राज्य की आय का आनुमानिक विवरण तैयार करे। हिशामुद्दीन एक अनुभवी राजस्व पदाधिकारी था। उसने प्रांतों का दौरा करके राजस्व अभिलेखों की जांच करके खालसा भूमि का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टन का वार्षिक निश्चित किया। उसे इस काम को पूरा करने में 6 वर्ष का समय लग गया। इसके बाद सल्तनत को भूमि कर से मिलने वाली आय में किसी विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ा और फिरोज की मृत्यु तक के समय में भूमि की आय का अनुमान भूमि की नाप तथा उपज के आधार पर लगाया जाता था, परंतु फिरोज ने भूमि के नाप के आधार पर राजस्व तय करने की वैज्ञानिक पद्धति को त्याग दिया। उसके शासनकाल में आय का अनुमान स्थानीय जानकारी तथा राजस्व विभाग के अनुभव पर आधारित था। फिरोज के हिसाब की एक विशेषता यह भी थी कि इसमें भूमि कर के अलावा अन्य करों से होने वाली आय को सम्मिलित नहीं किया गया। इसका मूल कारण यह था कि फिरोज ने जनता को संतुष्ट करने के लिए बहुत से करों को हटा दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने 24 करों को हटाया था, जिनमें मकान कर और चरागाह कर भी सम्मिलित थे। हटाए गए करों से राज्य को कितना राजस्व खोना पड़ा होगा यह कहना कठिन है, परंतु मकान कर और चरागाह कर को हटाने से अवश्य ही बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा होगा। किसानों के बोझ को हल्का करने की दृष्टि से फिरोज ने एक नया कदम और उठाया। अब तक यह प्रथा चली आ रही थी कि नए सूबेदार को अपनी नियुक्ति के समय तथा प्रतिवर्ष भेंट के रूप में कुछ धन राज्य को देना पड़ता था और सूबेदार लोग यह धन किसानों से वसूल कर लेते थे। फिरोज ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। राजस्व वसूली के संबंध में भी उसने गियासुद्दीन तुगलक की नीति का पालन किया ताकि किसानों में असंतोष न फैले। फिरोज ने कुरान के नियमानुसार केवल 4 कर लगाए: खराज, खम्स, जजिया और जकात। खराज भूमि कर था, खम्स युद्ध में प्राप्त लूट के माल में राज्य का हिस्सा था और अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने 4/5वां भाग राज्य का हिस्सा निर्धारित किया। 4/5वां भाग राज्य का हिस्सा निर्धारित किया था, परंतु फिरोज ने इस्लामी नियम के अनुसार 1/5 भाग राज्य का और 4/5 भाग पर सैनिकों का अधिकार स्वीकार किया। परंतु जहां तक गैर मुसलमानों से जजिया कर वसूल करने का सवाल है, फिरोज ने अत्यधिक सख्ती का परिचय दिया। अब तक तो फिरोज ने उन पर भी जजिया कर आरोपित कर दिया। जकात 2.5% की दर से केवल मुसलमानों से उनकी आय पर वसूल किया जाता था और इससे प्राप्त होने वाले धन को धार्मिक कार्यों पर ही खर्च किया जाता था। इन 4 करों के अलावा फिरोज ने उलेमाओं की स्वीकृति के साथ उन किसानों से जो सरकारी नहरों से अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी लेते थे, कुल उपज का 1/10वां भाग कर के रूप में वसूल करना शुरू किया। फिरोज ने व्यापार वाणिज्य की उन्नति की तरफ ध्यान दिया और बहुत से ऐसे कर हटा दिए जिनकी वजह से सामान को लाने ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इससे पतनशील व्यापार को नया जीवन मिला। फिरोज को बागों का बहुत शौक था। इनसे उसने अपनी आय बढ़ाने का भी निश्चय किया। उसने दिल्ली के आसपास फलों के 1200 बाग लगाए, जिनसे 1,80,000 टन का वार्षिक आय होने लगी और दिल्ली के निवासियों को भी खूब लाभ हुआ। अब हम उसकी जो राजस्व व्यवस्था है उसके दोषों की बात करते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव ने फिरोज की राजस्व व्यवस्था के 3 मुख्य दोषों का उल्लेख किया है। पहला, जिसे इजारेदारी भी कहा जाता है। इजारेदारी जो कि भूमि जो कर है, जो भूमि का जो टैक्स है उसको जो वसूल करने किस पर वसूल किया जाता था, ठेका दे करके। वैसे ये प्रथा काफ़ी पुरानी थी, परंतु फिरोज ने इस प्रथा को अत्यधिक प्रोत्साहन देकर भयंकर भूल की। उसने सरकारी अधिकारियों को भी ठेके पर काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। परिणाम स्वरूप ऊंची बोली लगाकर ठेका लेने वालों ने किसानों से अधिक धन वसूल करने का प्रयास किया। उसका दूसरा मुख्य दोष राज्य के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन के बदले जागीरें प्रदान करना था। ये लोग जागीरों के पट्टे कुछ कमीशन काटकर पेशेवर राजस्व वसूल करने वालों को बेच देते थे। इससे जनता को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता था और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी कम धन मिलता था। फिरोज को इसकी जानकारी थी, फिर भी उसने इसे बड़े पैमाने पर जारी रखा। तीसरा दोष जजिया कर का विस्तार
तथा सख्ती के साथ उसे वसूल करना था। उपर्युक्त इन दोषों के उपरांत भी फिरोज के शासनकाल में कृषि का विस्तार तथा व्यापार की उन्नति हुई, जनता की समृद्धि बढ़ी और राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। समकालीन इतिहासकारों ने विस्तार के साथ फिरोज के समय की आर्थिक समृद्धि का उल्लेख किया और जिनमें कुछ सच्चाई तो अवश्य है। अब बच्चों, हम उसका जो नेक्स्ट जो सच्चाई को जो प्रोत्साहन दिया, उसका जो सार्वजनिक निर्माण कार्य है, न्याय तथा परोपकारी कार्य, शिक्षा एवं साहित्य और दास प्रथा और सेना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।